लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के सच बोलने से बीजेपी का पूरा तंत्र घबराया हुआ है, लड़खड़ाया हुआ है। बीजेपी को ये समझना चाहिए कि उसकी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निंदा भारत की निंदा नहीं है। बीजेपी का तंत्र घबराया हुआ है और लड़खड़ा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सच बोला है। मोदी का बुलबुला फूट गया है, उसकी डर की राजनीति विफल हो गई है और कोई भी उन्हें या उनके चीयर लीडर्स की बैंड को गंभीरता से नहीं लेता है। बीजेपी के लिए अमेरिका में राहुल जी द्वारा दिए गए बयानों के बारे में शिकायत करना भी पाखंड है, क्योंकि प्रधानमंत्री अपनी बात की 2014 से पहले 60 वर्षों में कुछ नहीं हुआ है, ये दोहराने का एक भी मौका नहीं चुकते, जो वास्तव में एक अपमान। नमस्कार। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर है, जहां भारतीय समुदाय के छात्र से बातचीत कर रहे हैं। इसी दौरान बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि पश्चिम में रोजगार की समस्या है, उसी तरह भारत में भी रोजगार की समस्या है, लेकिन दुनिया के कई देशों में रोजगार की समस्या नहीं है। चीन में निश्चित रूप से रोजगार की समस्या नहीं है, ठीक उसी तरह वियतनाम में भी रोजगार की समस्या नहीं है। लेकिन इसके पीछे एक कारण है। राहुल गांधी जी ने इस कारण को बताया, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी के इस बयान पर भाजपा नेताओं जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरएसएस पर राहुल गांधी की टिप्पणी पर कहा कि जो लोग विदेश में जाकर देश की आलोचना करते हैं वे आरएसएस को नहीं जान सकते। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी केवल भारत को बदनाम करने के लिए विदेश जाते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जो कहा वो गलत है। वो हर बात में राहुल गांधी जी को तेजद्रोही बोलते हैं। जो दिन रात 24 घंटा हिंदू मुस्लिम होते हैं, ये बात करते हैं राहुल गांधी जी को लेके, बोलते हैं कि वो देशद्रोही है। मैंने पहले भी कहा कि राहुल गांधी देश के बाहर भी जाके देश को बदनाम करते हैं, देश के अंदर रह के देशवासियों में भ्रम पैदा करते, उनके अंदर भय पैदा करते। इसी तरह एक समय इन्होंने हमारा जो लाइफ इंश्योरेंस है उसको कहा था कि अब उनके क्या होगा उनके धारक। ये भ्रम फैलाते हैं। ऐसे लोगों से देश के लोगों को सावधान रहना चाहिए। ये तो देशद्रोहियों का काम हो सकता है, लोगों को भ्रम फैलाना ये उचित नहीं है। किसी देशभक्त ऐसा काम नहीं कर सकता। देशद्रोही कौन है, देश की जनता जानते हैं। हिंदू और मुस्लिम के बीच भेदभाव सृष्टि करके हिंसा कौन फैला रहा है, ये देशवासी जानते हैं। और ये केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक ऐसा आदमी है, ऐसा व्यक्तित्व का अधिकारी है, जो हर वक्त 24 घंटा हिंदू मुस्लिम होते हैं, समाज में नफरत फैलाते हैं। ये देश की जनता जान चुके हैं। बीजेपी MP Manoj Tiwari says, have you ever heard that George Bush, Donald Trump, Bill Clinton and Biden ever spoke ill of America after going to some other country? They never said bad things about their own country. क्या आपने कभी सुना कि जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप या बाइडेन साहब
ये जब जब विपक्ष में रहे, किसी और देश में जाने के बाद कभी अमेरिका की बुराई की, अपने देश की बुराई की, कभी नहीं। लेकिन ये राहुल गांधी कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। राहुल गांधी बिना जाने देश के प्रधानमंत्री और आरएसएस को बिना जाने झूठ बरे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। मैं समझ नहीं पाता ये बीजेपी वालों को क्या हो गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से लेकर के अमित मालविया और मनोज तिवारी तक, ये बीजेपी वालों को पूछना चाहता हूं कि जब मोदी जी विदेश जाके भारत के विरोध में बोलते हैं, तब ये बीजेपी वाले चुप क्यों हैं? आपको याद होगा मोदी जी जब चाइना, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, दोहा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन में जाके जो देश विरोधी बात किया, उनका कौन जवाब देगा? मोदी जी ने इन देशों में जो बात बोला है, उसका कौन जवाब देगा? छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था सरकार? आपको हैरानी होगी, मैंने आकर के, पहले की सरकारें इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने ढिकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने सुना होगा सब चुनाव में। मेरी गाड़ी उल्टी है। उनको कानून बनाने में मजा आता था, मुझे कानून खत्म करने में आनंद आता है। हमारे यहां पहले जो सरकारें थी वो इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया, हमने ठीकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने पूरे चुनाव के कैंपेन में देखा होगा, यही बात चलती थी, हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया। सरकार की अपनी अनिर्णायकता के कारण, लेथार्जी के कारण, इनडिसिसिव के कारण, गलत परसेप्शन के कारण जो चीजें रुकी है, उसको मैं सबसे पहले सुलझाने की दिशा में प्रयास करूंगा। जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके चले गए, लेकिन हम सफाई करके जाएंगे। मच ऑफ इंडिया दैट वी ड्रीम ऑफ इज येट टू बी बिल्ट। दवाइयां, पैकिंग अच्छा होता है, दवाई लिखने वाले को भी कुछ मिलता रहता है। आप जानते होंगे डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस कभी सिंगापुर होती है, कभी दुबई होती है? वहां कोई बीमार है इसलिए नहीं जाते। फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए जरूरी है, करते हैं। I'm very surprised to hear such a statement from a head of the family, and that too on a foreign soil. राहुल गांधी जी ने अमेरिका का जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में क्या बोले? राहुल जी जो बोले वो भी सुन लीजिए। You'll be surprised. I mean, you will be surprised, but I don't actually hate Mr. Modi. I don't. Like, I get up in the morning and okay, you know, he's got a point of view, fine. I don't agree with his point of view, but I don't hate him. And in fact, in many moments, I empathize with him. Right? So it's not that I think that he's my enemy and now I hate him and he's got to be, no. He's got a different point of view, I got a different point of view. I have empathy and compassion for what he's doing. And I think that's a much better place to be. Instead of this thing that, you know, him versus me. I don't think that's productive.
Gandhiji said a large country like India has to produce to create the number of jobs needed. In India, there is an IT industry that employs 1.3% of the total population. But if you are a young person seeking a blue collar job, it's not available. White collar jobs can be found in office. There are no blue collar jobs. Friends, white collar jobs can be found in office settings like in clerical ranks, administrative ranks, managerial and executive roles. Blue collar jobs generally involve manual labor and workers are paid either by the hour or on a piecework basis. Look, and I've said this a couple of times, if you looked at global production in the 40s, 50s, 60s, you would find that it was carried out by the United States and by the West. Okay? If you wanted to buy a car in the 60s, you'd want to buy an American car. If you wanted to buy a refrigerator, you wanted to buy an American refrigerator. And the West and India handed that over to the Chinese, right? So the reality is that the cell phones you're using, the shirts you're wearing, the shoes you're wearing, most of them are not made in the United States, they're not made in Europe, they're not made in India, they're made in China, right? So there are two activities that countries can do. One is the organizing production. The second is organizing consumption. China organizes production. The West, India, America organizes consumption. China also organizes consumption. So Uber is organizing consumption. Ola in India is organizing consumption. Foxconn is organizing production. Elon Musk organizes production. The components of his car, of course, come from China. The batteries come from China. The motors come from China. And the problem is that a large country like India simply cannot get away with not organizing production. It just won't work because you will not create the amount of jobs that you need. That's what's happening. So if you look at India, you'll find that there is an IT industry. 1% of the population, 2% of the population, 3% of the population. But if you're a young person who wants a blue-collar job, it's not available. And the only way that job is going to get available is if you start producing, right? And India has just stopped producing. You look at our top businesses, Adani, Ambani, the big guys, they don't produce anything, right? So that's the real question. Now, there's a whole set of structures that don't allow production. Our GST is anti-production. Our GST is entirely designed to incentivize consumption, right? So you have to change completely the architecture of what you're doing. Our district, we call our district, we call them district collectors, right? They should be district producers, right? We need to think about getting into the act of production. And we're not doing that. And there's a reason. Because the large monopolists don't want India to produce. It's much more convenient just to sell Chinese product, right? You get a rent on it, you sell it in India, you don't have to go through the rigors of production, you don't have to deal with the labor problems, you don't have to deal with the conflicts that production require you to deal with, and you make huge amounts of money. But it's not sustainable. And you can see social tension rising. You can see unemployment numbers rising. So that's really
what India has to think about. You have every district in India has something unique they produce. Moradabad, brass capital. Mirzapur, carpets. Bellari, jeans. Surat, diamonds. Right? Now, the Indian government has forgiven 16 lakh crores in bank loans to 25 business people. How many of those people were actually producers? How many small businesses were forgiven their loans? How many medium-sized businesses were forgiven their loans? Not a single one. Even farmers who are basically producers, their loans have not been forgiven. So my question is, why should 20 people, 25 people get a free gift of 16 lakh crores? For what? What have they done? And if you're giving them that gift, give it to other people as well. Right? So these are the type of questions that India will have to deal with. Now, to say that India can't produce is wrong. Because I can tell you examples where India is producing. I can tell you that Tamil Nadu does quite a good job at production. I can tell you that Pune does quite a good job at production. I can tell you parts of Karnataka are pretty good at production. But the entire system is designed so that they can't succeed. Try. Go and talk to some of the guys. Go and talk to some of the guys who are trying to build automobiles and scooters in India and see what they say. The entire system is rigged against them. So that's what you have to think about. Thank you. जो मजदूर काम करते हैं मजूरा लेके कुछ घंटा के लिए काम करके जो मजूरा उसको मिलता है उसी को कहते हैं ब्लू कॉलर जॉब एग्रीकल्चर फील्ड में प्रोडक्शन में so the only way to create these jobs these blue collar jobs is to start producing. There should be district producers. We need to focus on increasing production. Rahul Gandhi said what he said. He said this is the hour, this is the need of the hour to increase the production. What Rahul ji said that we are not doing that because large monopolies prefer not to produce these blue collar jobs. वो बीजेपी वालों का समझ के बाहर है. ये तो कर नहीं पाते, ब्लू कलर जॉब्स दे नहीं पाते, इसलिए राहुल जी जो बोलते हैं उन लोगों को बुरा लगता है क्योंकि वो नौकरी दे नहीं पाते. Imports from China grew from $70.3 billion in 2019 financial year to $101.75 billion in 2024. So over the past 5 years, India's trade deficit with China has totaled more than $387 billion. तो असल में आप लोग ही देशद्रोही है, राहुल गांधी नहीं है. राहुल गांधी देश को बचाना चाहते हैं. आप लोग देश को विभाजन करते हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आप देश को तोड़ते हैं. No, multiple things came together, right? So, for example, prior to the election, we kept stressing on the idea that the institutions have been captured. And whenever we'd go, India Alliance would go, we'd stress on this idea that, look, the institutions are captured and we don't have a fair playing field. The education system is captured by the RSS. The media system is captured. The investigative agencies are captured. And we keep saying this, and people were not quite getting it. And we would keep saying it again and again and again, and somehow they were just not getting it. And we couldn't understand why, because we were like, it's obvious to us, it's obvious to them, and something wasn't working. And then in one meeting, one of the people who works with us said, listen, try holding up the Constitution. And so I started holding up the Constitution. And everything we had said
suddenly just exploded. So India realized in this election, and really, I mean, not to divide it so crudely, but poor India, disenfranchised India, oppressed India, that India, it understood that if the constitution goes, the whole game is gone. And so that was the first sort of, I saw it, there was a shockwave, that when I would hold up the constitution, it would go. Like I could see the shockwave going, that people are like, oh yeah. And then people started coming to me, when you're in these meetings, you'll start hearing from the sides that, they'll bring a constitution, or they'll start saying it. So what was very interesting to me was poor people deeply understood that now this was a fight between those who are protecting the constitution and those who want to destroy it. So that was one very strong element. There was also the caste census issue that became big. And that's a fundamental question in India. Share, what you say in Hindi, bhagidari, of the institutions, the structure, the power of the Indian state. So these things suddenly started to come together. And at some level, I was frankly blown away by the wisdom of India. Like I would sometimes sit there and say, this is quite amazing. Right? There was like a wall that suddenly arrived and said, okay, we are not backing down now. And really, I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. बीजेपी के लिए अच्छा होगा कि वो आलोचना को रचनात्मक ढंग से ले। मुख्य विपक्षी दल के रूप में जब कांग्रेस भारत में सरकार की आलोचना करती है तो पूरी दुनिया सुनती है, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं और हिंदू मुसलमान करते हैं, तब भी पूरा विश्व सुनता है। बीजेपी कब से भारत हो गई कि बीजेपी की निंदा करने का मतलब भारत का निंदा करना है। बीजेपी या नरेंद्र मोदी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि उनकी निंदा करना भारत की निंदा करना है। ये धारणा गलत है। भारत के राष्ट्र निर्माताओं की निंदा जब ये प्रधानमंत्री करते हैं तो किसकी निंदा करते हैं? उस समय हम इनकी नीतियों की निंदा करेंगे, सवाल उठाएंगे। हमारा ये काम है। इनको क्या आपत्ति है? राहुल जी ने बार बार बीजेपी आरएसएस की नफरत और विभाजन की खतरनाक राजनीति के बारे में आगाह किया है। उनका पूरा मिशन सार्वजनिक जीवन में प्यार, सम्मान, विनम्रता, यही है राहुल गांधी।